class. Recording in progress. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कल की ओरिएंटेशन मिस की हो? Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. Sir, I missed yesterday's class. ओके इट्स ओके. ओके शफक ओके. मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी आप लोगों को ग्रुप्स में. फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने सेंड की थी एंड वी हैव कवर्ड रियलिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन. मैंने रियलिज्म, हाँ अफजल और शफक, मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी. मैम सादिया ने रिकॉर्डिंग सेंड की होगी आप लोगों को. वो सुन लेना. रियलिज्म और उसकी एप्लीकेशन हमने कल कवर की थी. ठीक है, तो आज सेकेंड ओरिएंटेशन क्लास है. सबसे पहले हम बात करते हैं, ये लो मार्क्स आई हैं आज कल जो स्पेशल सीएसएस हुआ है. 70 to 80 मार्क्स आई हैं स्टूडेंट्स की इंटरनेशनल रिलेशंस में. तो इसके रीजंस क्या है, या वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस से लोग भागते क्यों हैं? आई डोंट नो. इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी हाफ सीएसएस है. बेशक आप उसको ऑप्ट ना करो, इंटरव्यू में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा ही. इंटरव्यूअर आपसे ग्लोबल अफेयर्स के बारे में तो आपसे पूछेगा ही, ऑब्वियस सी बात है. जो राइट साइड पे मेंबर बैठता है, चलो आप सीएसएस में नहीं जाते हैं, आप एडीएफआई में चले जाते हो या नेब में चले जाते हो, जो एफपीएससी की दूसरी पोस्ट होती है. इंटरव्यू में आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, इस पर कोई डाउट नहीं है. पर्टिकुलरली इन सीएसएस आपका हाफ इंटरव्यू तो आईआर के क्वेश्चंस पे होता है कि आप ग्लोबल अफेयर्स के बारे में क्या जानते हैं. अगर आप में से कोई बच्चा है वो कह रहा है कि मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन करनी है, टिक किया हुआ है, उसका इंटरव्यू इसी पे ही होगा. उसका इंटरव्यू ही इंटरनेशनल रिलेशंस पे होगा. रीजंस क्या थे? नंबर वन, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, वो नहीं पता होता. कल हमने रियलिज्म, मैंने आपको पढ़ाई, उसकी एप्लीकेशन बताई थी मैंने, किस तरह से हमने करंट अफेयर्स पार्ट को थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में अटेम्प्ट करना है. ओके. और आप IR2 का जो पेपर होता है, IR2, उसको आप करंट अफेयर्स की तरह ट्रीट करते हो कि इट्स करंट अफेयर्स पेपर. इट्स नॉट द करंट अफेयर्स पेपर, बट वो IR का ही पेपर होता है जिसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की डिमांड होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, क्योंकि सिखाते नहीं है. एकेडमीज वाले भी नहीं सिखाते, ना कोई भी सिखाता है. थ्योरीज पढ़ा देते हैं, रियलिज्म, नियो रियलिज्म, लिबरलिज्म पढ़ा दी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन कौन पढ़ाएगा? एप्लीकेशन जो है ना वो आर्ट है, आर्ट. आईआर की थ्योरीज की एप्लीकेशन एक आर्ट है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हाउ टू अप्लाई थ्योरीज इन आईआर पेपर, पर्टिकुलरली IR2. देन आप रिलाई करते हो लोकल बुक्स पे, लोकल बुक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है, या यूट्यूब लेक्चर्स पे रिलाई करते हो. मोस्टली यूट्यूब लेक्चर्स पे रिलाई करते हो. यूट्यूब लेक्चर्स से प्रिपरेशन नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस की, जस्ट ओवरव्यू मिलता है आपको, प्रिपरेशन नहीं होती यूट्यूब चैनल से. या आप लोकल बुक मार्केट में है एक दो, उस पर रिलाई करते हो, उसका ना कोई सर है ना पैर है. वो लिख के आएंगे. एग्जामिनर जो होता है वो आईआर का स्कॉलर होता है. एनडीयू वाले पेपर चेक करते हैं आपका, आईआर का पेपर एनडीयू वाले चेक करते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाले. वो आपके पेपर को उड़ा के रख देते हैं अगर आप लोकल बुक्स का मटेरियल वहां पे यूज करते हो. देन lack of understanding of basic topics like strategy, culture of power या उसके dimensions. बेसिक 2018 की आप रिपोर्ट देखिए, एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी कल्चर, yet they have attempted. और IR1 में ऐसा रगड़ा दिया उसने. Aspirants do not know how to attempt IR1 and IR2 paper. Then paper attempting techniques. हर सब्जेक्ट की अपनी नेचर होती है, उसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं.
तो अगर नहीं पता होंगी देन यही हाल होगा जो सीएसएस स्पेशल में हुआ है। सर एक्सक्यूज मी। जी जी जी। सर एनडीयू की फैकल्टी चेक करती है एनडीयू या जो कायदे आज़म अभी यूनिवर्सिटी, वहां टीचर्स पढ़ा रहे हैं? वो नहीं बताएंगे आपको, डोंट वरी। आपको नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रही कि वो बताएंगे या नहीं, लेकिन बस ये पूछ रही हूँ कि क्या जो वहां टीचर्स पढ़ाते वही हमारे पेपर्स मार्क करते हैं? कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, कायदे आज़म के ओके भी हो सकते हैं, किसी स्ट्रेटेजिक फॉर्म के भी ओके हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर्म होती है वो भी कह सकते हैं। ओके। पेपर वन में और पेपर टू में फर्क क्या है? आप सिलेबस देखें हरी, आपको फर्क डिफरेंस नजर आ जाएगा। पेपर वन इज द बेसिक्स ऑफ आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। पेपर टू इज ऑल अबाउट द ग्लोबल अफेयर्स, ग्लोबल इश्यूज, द ऑनगोइंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। पेपर टू इज ऑल अबाउट एज वेल एज द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, यूएस फॉरेन पॉलिसी, चाइना फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीजें होती हैं उसमें। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आपका हाफ सीएसएस है, हाफ सीएसएस है। इंटरव्यू से लेके रिटर्न आपको हेल्प करता है, ऐसे राइटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबल अफेयर्स पे कैसे होता है। इवन आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज आल्सो नॉन स्टेट एक्टर ना, आईएमएफ भी आईआर की डोमेन में आता है। ये आपको पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स में भी हेल्प करता है। अगर आपका आईआर टू स्ट्रांग है, मीनिंग दैट आपके करंट इश्यूज स्ट्रांग है, तो करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। इसी सेशन में हम करंट अफेयर्स भी करेंगे। आईआर टू जो हम करेंगे तो करंट अफेयर्स आपको कोई सेशन ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, इसी में ही कवर हो जाएगा वो। आपको हिस्ट्री में हेल्प करता है, और इसके साथ आप इंटरनेशनल लॉ भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आईला ऑप्ट मत करें, ठीक है। अगर रखना चाहते हैं तो हेल्प होगी, लेकिन आईला ऑप्ट मत करें, कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करें। ठीक है। इस सेशन का बेसिकली ये क्रैश कोर्स है। मैंने सीएसएस 2025 के लिए प्रिपेयर करना है आप लोगों को, ताकि 120 प्लस मार्क्स आ जाए। ये 70-80 मार्क्स किसी काम की नहीं होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से टफ टफ कॉम्पिटिशन है। तो हर टॉपिक का जो कंटेंट होगा मैं ही दूंगा, प्रोवाइड करूंगा मैं। जो लास्ट लेक्चर हुआ उसका कंटेंट मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है मैंने। कोई बुक लेने की, लोकल बुक लेने की, कोई मैगजीन्स, ये 300-400 रुपए वाली मैगजीन्स, ये साइड रखते हैं, ओके। कंटेंट मैं ही दूंगा, चाहे आईआर वन हो या टू हो, करंट अफेयर्स हो। 4 वीक्स का सेशन होगा। फर्स्ट वीक ये चल रहा है रेगुलर क्लासेस एंड वीकली एवेल्यूशन, मीनिंग आज ट्यूसडे है, तो थर्सडे को जो लास्ट क्लास होगी इस वीक की, असाइनमेंट आपको असाइन की जाएगी, ताकि मैं एवेल्यूशन तो कर लूं। आई वुड से आईआर, आई वुड से आईआर, बस आपको पता होना चाहिए, एक दफा सीख गए ना टेक्निक्स कि पेपर किस तरह से करना है, आपको बहुत ये ना मतलब हेल्प करता है। इवन आपको मजा भी आता है उसको अटेम्प्ट करने में। सुल्तान, कल भी हमने पढ़ा था, कल भी हमने पढ़ा था, अभी भी पढ़ेंगे। आपके सामने ही थ्योरी में कल भी अप्लाई की थी, आज भी न्यू रिलीज हम कवर करेंगे, डोंट वरी। तो वीकली एवेल्यूशन होगी, आप आईआर के लिए किसी एकेडमी के यहाँ जाते हैं, सर एवेल्यूशन कर लें, एवेल्यूशन देख लें, तो ये इसी में ही हो जाएंगे आपकी। मीनिंग दैट 5 मॉक्स टेस्ट होंगे, 5 मॉक्स, 4 वीक्स वीकली, लास्ट में एग्जाम, 5 मॉक्स, ओके। स्पेशल जो फोकस होगा ना इस सेशन का, वो होगा थ्योरीज एंड उनकी एप्लीकेशन, जो कि आईआर की एसेंस है, मेन एसेंस यही है, थ्योरीज एंड उनकी एप्लीकेशन। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की थ्योरी किस तरह से अप्लाई करनी है, आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, हेडिंग्स में थ्योरी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, करंट अफेयर्स को साथ मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं आईआर के पेपर की, उन डायमेंशंस को किस तरह से कवर करना है अपने आंसर में। और लास्ट में ग्रैंड मार्क होगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाता, फॉर एग्जांपल फॉर एनी रीजन कोई इमरजेंसी हो जाती है,
रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी लेकिन 48 आवर्स के लिए, क्योंकि वो जो लेक्चर्स होते हैं फिर आउट हो जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए 48 आवर्स तक ही हम रखते हैं अदरवाइज वो आउट हो जाते हैं। टॉपिक्स जो होंगे, हम रियलिज्म हमने कल कवर की है, आइडियलिज्म, न्यू रियलिज्म आज करेंगे, लिबरलिज्म है, नियो लिबरलिज्म है, नियो नियो डिबेट जिसको हम कहते हैं द ग्रेट डिबेट, क्रिटिकल थ्योरी एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रियलिज्म, ये पूछा भी गया है 18 में, 20 में पूछा गया है। इस साल में मेरे ख्याल में, इतना मुझे आइडिया है, पूछा जा सकता है IR1 में, इतना मुझे आइडिया है, अभी कंफर्म नहीं है, हो जाएगा जनवरी तक। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म ये आज करेंगे हम। सीरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पे एक क्वेश्चन होता ही होता है हर साल। आईपी पे क्वेश्चन, आईपी में मास्टर्स होते हैं आजकल, यूनिवर्सिटीज मास्टर्स ऑफर करती हैं। ओके, आईपी में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, डिपेंडेंसी इंटरडिपेंडेंसी पे पास्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड मर्केंटाइलिज्म, मर्केंटाइलिज्म को इस बार वो कनेक्ट करेगा ट्रम्प की ट्रेड वार से विथ चाइना, वो कनेक्ट करेगा इस बार, क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंस किया है 100% टू 200% टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पे। ये मर्केंटाइलिस्ट के ही डोमेन में आता है। ठीक है बेसिक टॉपिक्स कुछ आईआर के, नेशन स्टेट सिस्टम, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, IR1 में लास्ट ईयर में पूछा है, उससे भी पहले में पूछा है, इवन स्पेशल सीएसएस के पेपर में भी पूछा था। डिप्लोमेसी के 3 टाइप्स होते हैं, एक होती है ओल्ड एंड ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, न्यू डिप्लोमेसी, मल्टी टेक डिप्लोमेसी, तीनों ही हम कवर करेंगे। नॉन स्टेट एक्टर्स पे आपके TTP है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन आर्म्ड स्टेट एक्टर्स, इन दोनों को हम देखेंगे। सिक्योरिटी उसका फेवरेट डोमेन है, सिक्योरिटी पे आपसे पूछ सकता है। और पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, इसको हम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे पावर को। स्ट्रेटजी कल्चर है, पाकिस्तान का स्ट्रेटजी कल्चर है। वार है, असिमेट्रिक वारफेयर, हाइब्रिड वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, जो इसकी टाइप्स हैं, ये भी कवर होगा। इन सबके नोट्स कंटेंट सब मैं ही दूंगा आपको, आपने सिर्फ याद करने, इतना काम कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। करंट अफेयर्स जो कि IR2 का पेपर है, उसमें कौन से टॉपिक्स होंगे, पाक यूएस रिलेशंस, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रम्प में इसमें कवर होगा। जो ट्रम्प आया है, तो पाक यूएस रिलेशन की नेचर क्या होगी अब, ये टॉपिक भी मैंने कल बनाया था, ये कल इस पे लिखा था मैंने दे दूंगा, सेशन में दे दूंगा। पाक तालिबान रिलेशंस, ठीक है, सॉफ्ट पावर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये 2-3 बार एग्जामिनर ने पूछा है, ये पूछता है एग्जामिनर, पावर से रिलेटेड पूछता है। कोल्ड वार है, ठीक है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ द USA and policy option for Pakistan this topic is most important regarding the current affairs, Pakistan affairs and international relations। इसमें देखें आपका CA पार्ट में हो रहा है करंट अफेयर्स का, आपको कोई मैगजीन्स या कोई करंट अफेयर्स का सेशन अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे चीजें हो जाएंगी आपकी। मतलब एक सब्जेक्ट में हम करंट अफेयर्स पे कर लेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स भी मोस्टली हो जाएगा। ईरान सऊदी डील अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान, इस पे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। COP29 एंड पाकिस्तान, ये CA में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CA, EA, IR2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। COP29, मल्टीपोलर सिस्टम, मल्टीपोलरिटी, ग्लोबल पावर शिफ्ट एंड फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान, ये ऐसे राइटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पावर शिफ्ट पे 2018 में, 20 में 2 बार पूछा है उसको। एंड ब्रिक्स एंड पाकिस्तान, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR, तीनों में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव,
आईआर के लिए, और डिक्लाइन ऑफ नियो लिबरल ऑर्डर बाय ऑफ द यूएसए, क्योंकि हम मल्टीपोलरिटी में जा रहे हैं। जो नियो लिबरल ऑर्डर था वो अब डिक्लाइन हो रहा है। राइज ऑफ मल्टीपोलर ऑर्डर इन इंटरनेशनल सिस्टम, मल्टीपोलरिटी इंक्रीज हो रही है। रशिया यूक्रेन वार, अब उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है आगे। और चाइनीज, चाइना की जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में राइज हो रही है, साउथ एशिया में भी मिडिल ईस्ट में भी, दोनों में हम देखेंगे। यूएसए किस तरह से मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान में फेल हुआ, उसके रीजंस काजेस देखेंगे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को कौन से ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और यूएस की फॉरेन पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी टुवर्ड्स द इराक पोस्ट ऑफ सद्दाम, वो भी हम कवर करेंगे। ट्रम्प वापस आया है तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, पर्टिकुलरली क्लाइमेट है, रशिया यूक्रेन वार है, मिडिल ईस्ट है, ईरान है, ये सब डोमेन्स इसमें होंगी। कल मैंने ये पढ़ाया भी था करंट अफेयर सेशन में ये टॉपिक, लेकिन वहां पे आईआर के सेंस में मैंने नहीं पढ़ाया, आईआर के सेंस में नहीं पढ़ाया, वहां पे सीए के सेंस में पढ़ाया मैंने। मेरा करंट अफेयर्स का सेशन भी चलता है जो कि अभी एंड होने वाला है, उसमें हमने कोई 60 टॉपिक्स ऑलमोस्ट कर लिए हैं विथ कंटेंट एंड एवल्यूशंस। एचसीओ इस बार आ सकता है क्योंकि एचसीओ सबमिट हुई है पाकिस्तान में। उसके बाद है यूरोप, क्योंकि यूरोप डिपेंडेंट होता है रशिया पे फॉर एनर्जी नीड्स। रशिया यूरोप रिलेशंस देखेंगे, रशिया की राइज हो रही है यूरोप में। देन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें इसराइल हमास वार आ जाती है, गाजा। और यहाँ पे आता है पॉपुलिज्म की राइज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये टॉपिक इस बार आपसे पूछ सकता है क्योंकि जो ट्रम्प है वो है पॉपुलिस्ट लीडर। ये आपका होगा कोर्स कंटेंट, कोर्स आउटलाइन। जारा क्या कह रही है जारा? नहीं, जनवरी फरवरी में कोई भी सेशन नहीं है, लास्ट सेशन है, इसके बाद कोई भी सेशन नहीं है। ये सेशन जनवरी तक ही चलेगा, ये सेशन जनवरी तक ही चलेगा, फिर उसके बाद कोई सेशन नहीं है, फिर आपके पेपर से स्टार्ट होने हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसी सेशन में एवोल्यूशंस भी हैं, वीकली एवोल्यूशंस, ताकि आपको पता तो चले पेपर किस तरह से लिखते हैं। वर्बली तो नहीं बताना, आपने लिख के देना है। ठीक है, इसी सेशन में एवोल्यूशंस भी हैं, कंटेंट भी है। करंट अफेयर्स भी आपका अगर कुछ रह गया है तो वो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका कंटेंट है। अब हम पढ़ते हैं न्यू रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। न्यू रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट इंटरनेशनल रिलेशंस। न्यू रियलिज्म क्या कहती है? इस सेशन में मैं आपको रिपीट कर देता हूं, आपका सीए, पीए, आईआर, ये तीनों कवर होंगे। कोई भी बुक लेने की, मैगजीन लेने की नीड नहीं है आपको, सब चीजें मैं दूंगा। सिर्फ आपने पढ़ना है, समझना है, असाइनमेंट्स करनी है, एवेल्यूशंस मैंने करनी है आप लोगों की। ठीक है, असाइनमेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपकी साथ साथ सीए की भी एवेल्यूशन हो जाएगी, पीए की भी एवेल्यूशन हो जाएगी। आईआर के इस एवेल्यूशन में सीए पीए दोनों की हो जाएगी एवेल्यूशन। आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा आपको, विथ कंटेंट। ठीक है। लेकिन नियो रियलिज्म की 3 अजम्पशंस हैं, की नियो रियलिस्टिक अजम्पशंस। नंबर 1, नियो रियलिज्म कहती है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्की है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। मैं बड़ा आराम से आहिस्ता इसको समझाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स थ्योरीज होती हैं ये। इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, स्टेट्स आपस में लड़ती हैं, सिक्योरिटी क्राइसिस है, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि जो कि स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करे। जैसे फॉर एग्जांपल घर में जब अब्बाजी नहीं होते तो बच्चे आपस में लड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करे। स्टेट्स आर दी सोल अथॉरिटी, दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्की। स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 2,
जो स्टेट्स अपनी सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करेगी, क्लेम करेगी ना अपनी सोवेनिटी को, वो ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज बनाएंगी, डेवलप करेंगी खुद को डिफेंड करने के लिए और अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए। अपनी सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगी और ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके और अपनी पावर को एक्सटेंड कर सके। नंबर थर्ड, न्यूरिज्म कहती है कि अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल सिस्टम में, स्टेट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। इसी तरह से कोल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे। दैट्स व्हाई कोल्ड वॉर हुई थी। यही बेसिस था ना, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। They argue that uncertainty is inherent in international system. States do not trust each other. States can never be sure of their neighbors' intentions. Like Pakistan can never be sure of the India's intentions. Neither do India. इंडिया भी कभी भी श्योर नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान पे। ना चाइना यूएस पे ट्रस्ट करता है, ना यूएस चाइना पे ट्रस्ट करता है। इसी वजह से जब अनसर्टेनिटी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में, तो स्टेट्स हमेशा ही खुद को प्रोटेक्ट करती हैं। सेल्फ हेल्प जिसे कहते हैं, सेल्फ हेल्प। और सेल्फ हेल्प किस तरह से होती है? मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग। 3 असम्पशंस हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक, कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। न्यूरिज्म कहती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी है ना, वो इस वजह से है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। दैट्स व्हाई ये जो न्यूरिलिज्म है, ये हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, वो न्यू रियलिज्म ही पूछ रहा है आपसे, बिकॉज न्यू रियलिज्म टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। देयर इज एनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेट्स। इसी वजह से न्यू रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। जब इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की होगी तो उससे कुछ इंप्लीकेशंस भी होते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। और ग्लोबल पॉलिटिक्स, जॉन मशीमेर कहते हैं कि जैसे पास्ट में वायलेंट थी, चाहे वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 या कोल्ड वॉर में, प्रेजेंट कंटेम्पररी टाइम्स में भी ग्लोबल पॉलिटिक्स वायलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस चाइना राइवलरी देखिए, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, ग्लोबल पावर कंपटीशन चल रहा है। The implication of this is that international politics is violent as it was in the past. जब स्ट्रक्चर वायलेंट होगा, एनार्की होगी, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी वायलेंट होगी, पावर पॉलिटिक्स होगी। जॉन मशीमेर, अभी जॉन मशीमेर कौन है? ये है न्यू रियलिस्टिक, पर्टिकुलरली ऑफेंसिव रियलिस्टिक है। ऑफेंसिव रियलिस्टिक जॉन मशीमेर ऑफेंसिव रियलिस्टिक है। वो अपनी बुक में कहते हैं, आर्टिकल में कहते हैं बैक टू फ्यूचर, कि कोल्ड वॉर का जो पीरियड था ना, स्टेबिलिटी का था बिकॉज ऑफ द बाइपोलर सिस्टम। जब ये सिस्टम टूट गया है ना, ग्रेट पावर राइवलरी स्टार्ट हो गई है। अब ये बाइपोलर सिस्टम था तो स्टेबिलिटी किस तरह से थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अफजल अफजल और इस तरह से समझो मुस्कान है। ठीक है, अफजल अपने मोहल्ले में ना एक साइड पे डॉन है। लोकल एग्जांपल देता हूँ आपको। अफजल, आप ना अपने मोहल्ले की एक साइड पे डॉन है और मुस्कान जो है ना दूसरे साइड पे डॉन है। अब दोनों का पावर इक्वल है, दोनों का पावर इक्वल है। ठीक है, दोनों का पावर इक्वल है। अफजल को पता है कि मैं अगर मुस्कान के एरिया में अटैक करूंगा तो मुझे भी रिpercussions फेस करने पड़ेंगे। मुस्कान को भी पता है अगर मैं अफजल की एरिया में अटैक करती हूँ
मुझे भी रिperकशंस फेस करनी पड़ेंगे। तो आप दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी होगी आपके स्ट्रीट में, मोहल्ले में स्टेबिलिटी होगी। अगर आप में से कोई भी वीक हो जाता है तो फौरन अटैक होगा। ठीक है, आप में से कोई भी वीक हो जाता है तो फौरन वो टेरिटरी क्लेम कर देगा, अब यूर राइवलर। अगर आप दोनों वीक हो जाते हो तो जो बाकी आपके सराउंडिंग में है वो पावर को क्लेम करेंगे। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, बायपोलर सिस्टम आपका खत्म हो गया है, तो ग्रेट पावर राइवलरी स्टार्ट हो गई है। चाइना असर्ट कर रहा है, रशिया असर्ट कर रहा है, इंडिया इवन साउथ एशिया में पावरफुल बन रहा है। ओके। देन सिक्योरिटी कंपटीशन इज persistent इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्योरिटी कंपटीशन परसिस्ट करता है। न्यूरलिज्म कहती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि वार हो, स्टेट्स आपस में हमेशा लड़ें, बट सिक्योरिटी कंपटीशन हमेशा ही होता है, पॉसिबिलिटी भी होती है वॉर की। इंटरनेशनल सिस्टम में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी कि वॉर्स हो, कांस्टेंट वॉर्स हो, बट एक सिक्योरिटी कंपटीशन हमेशा ही परसिस्ट करता है और वॉर की भी पॉसिबिलिटी होती है, वॉर की भी पॉसिबिलिटी होती है। ये कहते हैं कि कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स होता है बिल्कुल, लेकिन उस कॉपरेशन की लिमिट होती है। पाकिस्तान और इंडिया ने कितने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में साइन किए हैं, या इवन यूएस और यूएसएसआर ने कितने एग्रीमेंट्स किए थे, साल्ट वन साल्ट टू, कॉपरेशन किया था, लेकिन उसकी लिमिट्स होती हैं। और कॉपरेशन को कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि लिमिट करते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, वो होते हैं सिक्योरिटी कंपटीशन। सिक्योरिटी कंपटीशन, स्टेट्स ट्रस्ट नहीं करती, पावर पॉलिटिक्स होती है। स्टेट कहती है कि मेरा पावर ज्यादा हो, लाइक इंडिया सेज इट शुड बी द लीडर ऑफ द साउथ एशिया। तो सिक्योरिटी कंपटीशन जब होता है तो कभी भी कॉपरेशन नहीं होगा स्टेट्स के अमंग, लाइक चाइना और यूएस के बीच में कॉपरेशन नहीं हो रहा क्योंकि सिक्योरिटी कंपटीशन परसिस्ट है। नंबर थर्ड, डिफिकल्टीज ऑफ कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स। कि स्टेट्स के अमंग कॉपरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, कौन सी डिफिकल्टीज हैं? जी हरीम, यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ, पहले पहले मुझे बताओ, सबको यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अक्सर आपने लेट ज्वाइन किया है। चलो आइए तो कुछ सीख के जाएं आप। यहां तक क्लियर है? डिफिकल्टीज ऑफ कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स। अब वॉल्ट्स एंड मशीमेर कहते हैं कि जो नेचर है ना सिक्योरिटी की, वो चेंज नहीं हुई है। कोल्ड वॉर के बाद भी नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज सेम। पावर पॉलिटिक्स परसिस्ट, सिक्योरिटी कंपटीशन परसिस्ट। It is argued that we continue to live in the world of mistrust and constant security competition. न्यूरिलिज्म कहते हैं या वॉल्स एंड मशीमेर कहते हैं कि आज भी हम उस दुनिया में रहते हैं जहां पे मिसट्रस्ट है और कांस्टेंट सिक्योरिटी कंपटीशन है। Cooperation among the states is difficult to achieve and even more difficult to sustain it. Cooperation states के among अगर पहली बात तो होता नहीं है, अगर हुआ भी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। लाइक इंडिया और पाकिस्तान देखें, सीबीएम साइन किए हुए थे, लेकिन वो कॉपरेशन सस्टेनेबल नहीं हुआ क्योंकि सिक्योरिटी कंपटीशन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दो फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉपरेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन, प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अक्सा और अमारा है, ठीक है? अक्सा और अमारा, अक्सा यूसुफ और अमारा आपस में एग्रीमेंट करती हैं। मैं कहता हूँ आप आपस में ना, अक्सा समझो इंडिया है, हमारा जो है वो पाकिस्तान है। दोनों को बिठाता हूँ, एग्रीमेंट करो, आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करो। अब हमारा कहती हैं कि मैं ट्रेड एग्रीमेंट तो करूं, क्या पता बाद में अक्सर चीट कर लें।
और फायदा उठा लें। इसी तरह से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी ना, एनपीटी, नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ किया था इससे। स्टेट्स वरीड होती हैं कि हम जिसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं क्या वो चीट तो नहीं करेंगे, बाद में एडवांटेज तो नहीं लेंगे। Writers like Walsh and Mashime do not deny that states often cooperate, but there are distinct limits to this cooperation because states have always been remained fearful that others will cheat on an agreement reached and attempt to gain advantage over them. States हमेशा ही worried होती है कि जिनके साथ वो cooperation कर रहे हैं कि बाद में वो cheat तो नहीं करेंगे। That is why arms race has never been stopped despite the various limitations posed by the UN and conclusion of various treaties. इसी वजह से जो आर्म्स रेस है ना, कभी भी स्टॉप नहीं हुई। स्टेट्स जो है वो ये वरीड होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल, इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया को कहा जाता है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रिलिंक्विश करें, अबंडन करें। पाकिस्तान कहेगा मैं अबंडन कर लूं, बाद में इंडिया ना करे तो फिर इंडिया भी यही सोचेगा मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबंडन करूं, बाद में इंडिया ना करे तो, पाकिस्तान ना करे तो। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चीटिंग। The first factor which makes the cooperation difficult is problem of cheating. The second factor is relative gain. Relative gain. For example, इसका example देता हूँ। अफजल है और तुराब है, मैं दोनों को कहता हूँ एक एग्रीमेंट करो, ट्रेड एग्रीमेंट। अब अफजल सोचेगा मैं तुराब के साथ एग्रीमेंट तो कर रहा हूँ, मुझे कितना फायदा होगा उस एग्रीमेंट से। तुराब यही सोचेगा कि मैं अगर अफजल के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ मुझे कितना फायदा होगा। अगर तुराब को लगता है कि अफजल को ज्यादा फायदा हो रहा है एग्रीमेंट से, तो तुराब कभी भी एग्रीमेंट नहीं करेगा। वो कहेगा मैं, मुझे क्या पड़ी हुई है मैं एग्रीमेंट करूं, फायदा अफजल का हो रहा है। अफजल भी यही सोचेगा मैं तुराब के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, मुझे कितना फायदा होगा। अगर अफजल को लगता है कि तुराब को ज्यादा फायदा हो रहा है, अफजल कहेगा मुझे क्या पड़ी हुई है मैं एग्रीमेंट करूं। इसको कहते हैं रिलेटिव गेन, कि आपको कितना फायदा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द मेनी, इसका एग्जाम्पल दूं, पेरिस एग्रीमेंट से ट्रंप ने विड्रॉ किया। अभी भी ट्रंप ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज इज अ स्कैम, यूएस को इससे नुकसान है, हम ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे हम। इसी तरह से थ्योरीज की एप्लीकेशन होती है, इसी तरह से थ्योरीज की एप्लीकेशन होती है इन करंट अफेयर्स। क्लाइमेट पे इसकी एप्लीकेशन, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स पे। ट्रंप कहता है $4 ट्रिलियन का लॉस होगा यूएस जीडीपी को, 6 मिलियन जॉब्स का डिसएडवांटेज होगा यूएस को। तो हम ये पेरिस एग्रीमेंट क्यों करें, नहीं करेंगे हम। मीनिंग दैट द प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव गेन persists among the states and states do not cooperate। इस तरह से एप्लीकेशन होती है। अब मुझे बताओ, क्या एग्जाम में जो कम मार्क्स आ रही हैं आप लोगों, या एग्जाम में जो कम मार्क्स दे रहा है आपको, आपके मार्क्स कम आ रही हैं, यही रीजन है ना, इनकी एप्लीकेशन, थ्योरीज की एप्लीकेशन इन करंट अफेयर्स। बताओ मुझे, मार्क्स कम जो आ रही हैं आप लोगों की, यही रीजन है ना। करंट अफेयर्स में किस तरह से थ्योरीज की पर्सपेक्टिव आता है, बताओ मुझे सारे। इस तरह से आपने पेपर लिखा था। हम्म। करंट अफेयर्स के पेपर में थ्योरीज अप्लाई नहीं होती। करंट अफेयर्स का पेपर करंट अफेयर्स का होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस का होता है। करंट अफेयर्स के पेपर में थ्योरीज अप्लाई नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो करंट अफेयर्स का पेपर है। 10 institutions do not play any role in the prevention of conflict। न्यूरलिज्म कहती है इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता वार को रोकने के लिए।
ये जो यूएन बनी हुई है स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाई हुई है। ये नेटो बनी हुई है स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाई हुई है। ये जो यूरोपीय यूनियन बनी हुई है स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाई हुई है। इंस्टीट्यूशन का कोई भी रोल नहीं होता। और ये पॉइंट आउट करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर। न्यूरलिज्म या पर्टिकुलरली जॉन मशीमेर कहता है, क्या रशिया यूक्रेन वॉर रोक पाई यूएन? नहीं ना। हालांकि पूरा नेटो यूरोप में है, यूएस की बैकिंग है, यूएन भी उसके साथ है, यूरोपीय यूनियन भी उसके साथ है। तो क्या रशिया यूक्रेन वॉर रोक पाए? नहीं ना। और रशिया का क्या बिगाड़ लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। या इवन सीरिया में देखो, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट देखो, अफगान इराक पे इन्वेजन, क्या स्टेट्स ने या यूएन ने वॉर रोक पाई? नहीं। इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता वॉर रोकने के लिए। स्टेट्स हैव द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये न्यूरलिज्म कहती है। स्टेट्स के पास ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता इन इंटरनेशनल रिलेशंस। One of the main characteristics of neo-realistic approach to international security is the belief that international institutions do not have a role in the prevention of war. इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता वार रोकने के लिए। इंस्टीट्यूशंस जो है स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के लिए बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फेटफ है, न्यूरलिज्म कहती है फेटफ बनाया हुआ है, लेकिन स्टेट्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि वो अपने एडवर्सरी को इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे पाकिस्तान फेटफ के ग्रे लिस्ट में गया, इंडिया ने पूरी लॉबी की, यूएस ने फेटफ के थ्रू हमें डंडा दिया। इवन आईएमएफ, आईएमएफ के थ्रू यूएसए कंट्रोल करता है स्टेट्स को। गेटिंग माय पॉइंट? कि इंस्टीट्यूशंस का कोई भी रोल नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, ताकि वो अपने एडवर्सरी के अगेंस्ट यूज कर सके इंस्टीट्यूशंस को। जी, अब देखते हैं इसका, इनकी एप्लीकेशन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एप्लीकेशन, करंट अफेयर्स में एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Neo-realistic perspective on Indo-Pacific strategy of the USA. Neo-realism का perspective Indo-Pacific strategy of the USA की एप्लीकेशन किस तरह से होती है थ्योरीज की। ध्यान से सुनना इसको। Neo-realistic लाइक जॉन मशीमेयर कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वॉर्स हो, लेकिन सिक्योरिटी कंपटीशन परसिस्ट होता है स्टेट्स के अमंग। ये बात हमने पहले पढ़ी ना, यही पढ़ी ना हमने, कि इंटरनेशनल सिस्टम में इट इज नॉट नेसेसरी कि वॉर्स हो, लेकिन सिक्योरिटी कंपटीशन, पावर पॉलिटिक्स परसिस्ट होती है अमंग द स्टेट्स। हर स्टेट चाहती है उसकी पावर ज्यादा हो। नाउ एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक रीजन हैज इमर्ज अ न्यू पावर थिएटर बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना। कि एशिया पैसिफिक, ये दो ओशन है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, चाइना की राइज हुई है। ठीक है, चाइना की राइज हुई है, तो नया एक पावर थिएटर बनाया है। न्यू रियलिज्म कहती है कि यूएसए और उसके जो एलाइज हैं, एलाइज कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इंडिया, in order to claim their sovereignty in Asia Pacific, have developed military alliances in order to counter Chinese influence in the region. न्यूरिज्म कहती है कि यूएसए और उसके एलाइज चाइना की पावर को कर्टेल करने के लिए, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने अलायंसेस बनाई हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में। और नेशनल सिक्योरिटी जो स्टडी थी 2022 की बाइडेन की, चाइना को एक ग्लोबल पॉलिटिकल चैलेंज का नाम दिया है यूएस ने, कि हमारा ग्लोबल पॉलिटिकल राइवल है। समझ आया? यहाँ यहाँ रिपीट कर दूं, ये समझ आया एप्लीकेशन इसकी? यहाँ रिपीट कर दूं अगेन। यहाँ पे आपने थ्योरी का ओवरव्यू दिया, इस थ्योरी को आपने कनेक्ट किया करंट अफेयर्स से। ओके, थ्योरी का आपने ओवरव्यू दिया यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में, उस ओवरव्यू को आपने कनेक्ट किया करंट अफेयर्स में।
इस तरह से थ्योरीज की एप्लीकेशन होती है। आपने पर्सपेक्टिव दे, उस पर्सपेक्टिव को प्रूव करें करंट अफेयर्स से। थ्योरी का पर्सपेक्टिव देके, यहां तक पर्सपेक्टिव है ना, इसको प्रूव करें करंट अफेयर्स से, जो कि आपका मेन हेडर है ये। देन व्हाई डिड रशिया अटैक यूक्रेन? एक एक और एग्जांपल है कि रशिया ने यूक्रेन पे क्यों अटैक किया। Neorealistic claim that the structure of international system is anarchic, which has compelled the states to worry about the security. Neorealism कहती है जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसमें एनार्की है, पावर पॉलिटिक्स है। इस वजह से स्टेट्स जो है हमेशा अपनी सिक्योरिटी के बारे में वरीड होती है। और रशिया का व्यूज नेटोज बिट टू इंक्लूड यूक्रेन एज अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी। रशिया समझता है कि अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो नेटो फोर्सेस रशियन बॉर्डर पे आ जाएंगी, क्योंकि रशिया की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। जी हरीम, जी हरीम, एग्जैक्टली। ओके, रशिया कहता है कि अगर नेटो में यूक्रेन चला जाता है तो नेटो फोर्सेस रशियन बॉर्डर तक आ जाएंगी, और ये रशिया को थ्रेट है, उसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, उसकी सोवेनिटी को। क्लियर हुआ सबको? न्यू रियलिज्म और उसकी एप्लीकेशन क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ मुझे, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। न्यू रियलिज्म और उसकी एप्लीकेशन क्लियर है? न्यू रियलिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन इज क्लियर? ओके, द ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, ये न्यू रियलिज्म की टाइप्स हैं, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म। Defensive and offensive realism are theories within the school of realism and international relations theory that provide distinct assumptions that collectively explain the behavior and actions of a state relative to the supposed anarchy in international system. Offensive and defensive realism हमें बताती है कि स्टेट्स का बिहेवियर क्या होगा और एक्शंस क्या होंगी जब उनको एक सिक्योरिटी थ्रेट आता है, या इंटरनेशनल सिस्टम में जो एनार्की है, स्टेट्स का बिहेवियर एंड उनके एक्शंस किस नेचर के होंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, स्टेट्स का बिहेवियर और उनकी पॉलिसीज कौन सी होंगी टू दी इंटरनेशनल सिस्टम, या टू दी एनार्की, टू दी सिक्योरिटी कंपटीशन। सबसे पहले दोनों की सिमिलरिटीज देखते हैं कि कौन सी बातों पे दोनों एग्री करती हैं। सिमिलरिटीज देखते हैं सबसे पहले। वन ऑफ देयर जनरल assumptions इज दैट स्टेट्स आर द की एक्टर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि इंटरनेशनल सिस्टम में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेट्स ही की एक्टर्स हैं। देयर आर नो अदर एक्टर्स दैट कैन रेगुलेट देयर कंडक्ट, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, स्टेट्स ही मेन एक्टर्स हैं, ना कि कोई यूएन है, ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट्स आर दी मेन एक्टर्स। नंबर टू, another similarity between the defensive and offensive realism is that both assert that the international system is inherently anarchic, कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का उसमें इनहेरेंट एनार्की है। स्टेट्स हमेशा अपनी पावर को मेंटेन करेगी, पावर को प्रमोट करेगी, पावर को बूस्ट करेंगी, अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव करेंगी। नंबर थ्री, states behavior and actions are driven by the self interest and need to survive. स्टेट्स को अपना हर स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू करती है ताकि वो सरवाइव कर सके, अपनी पावर को इंक्रीज करती है। Both theories also assume that states can never be certain about the true intentions of other states, कि स्टेट्स जो है वो दूसरे स्टेट्स के इंटेंशंस पे बिलीव नहीं करती, कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगी। स्टेट्स एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती, जैसे आम जिंदगी में लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, दैट्स वाई इसी तरह से स्टेट्स पे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। ये इनकी सिमिलरिटीज हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों में डिफरेंसेस भी हैं।
Defensive and offensive realism first emerged from the separate and contradicting works of two American political scientists. To be specific, जो defensive realism है वो दी है केन वॉल्स ने द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बुक पे, और offensive realism दी है जॉन मशीमेर ने, ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बाय जॉन मशीमेर, मीनिंग दैट जो offensive realism का प्रपोनेंट है वो है जॉन मशीमेर एंड डिफेंसिव realism का प्रपोनेंट है केन वॉल्स है। ये याद रख लेना बस कि डिफेंसिव रियलिस्टिक कौन है, केन वॉल्स है, ऑफेंसिव रियलिस्टिक कौन है, जॉन मशीमियर है। ये याद रहे। तो पेपर में कभी भी ये नहीं लिखना आपने कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म या नियो रियलिज्म अकॉर्डिंग टू, ये अप्रोच प्रोफेशनल नहीं होती। अकॉर्डिंग टू या इस तरह से नहीं लिखा जाता, इस तरह से लिखा जाता है जॉन मशीमियर argues that there is security competition between यूएसए एंड चाइना। अब जब मैंने जॉन मशीमेर का नाम लिख दिया, मीनिंग दैट ऑफेंसिव रियलिज्म मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक्समेर को पता है वो जॉन मशीमेर कौन है। गेटिंग माय पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म न्यूरलिज्म नहीं लिखा जाता, ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं होता। आपने थ्योरी के प्रोपोनेंट का नाम लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट, ये टेक्निक्स होती हैं कुछ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आपने थ्योरी के प्रोपोनेंट का नाम लिखना है कि जॉन मशीमेर क्या कहता है। एक्समेर को पता है कि जॉन मशीमेर कौन है, आपसे ज्यादा पता होगा उसको, तो डोंट वरी, आपने थ्योरी के प्रोपोनेंट का नाम लिखना है। अब डिफरेंस क्या है? नंबर वन, हैंडलिंग एनार्की, हैंडलिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को किस तरह से हैंडल करती है? ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। Defensive realism asserts that the states develop and maintain policies and programs aimed at promoting security through a defensive approach. डिफेंसिव रियलिज्म कहती है कि स्टेट्स अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करती है अपनी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए थ्रू डिफेंसिव अप्रोच। जैसे पाकिस्तान कहता है हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिफेंसिव है, ग्रेट इक्वलाइजर है, डेटरेंस है, डेटरेंस मतलब रोकना किसी को, कोई हम पे अटैक ना करे, हमने खुद को डिफेंड करने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन ऑफेंसिव कहती है जो स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाती है या अपनी मिलिट्री प्रोग्राम डेवलप करती है, ना कि सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए या अपनी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन खुद दूसरों को डोमिनेट करने के लिए भी या इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए भी। रिपीट करता हूं, डिफेंसिव कहती है कि स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाती है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग करती है या इवन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बनाती है खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन ऑफेंसिव कहती है कि स्टेट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉलिसीज बनाती हैं ना कि सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए, लेकिन दूसरों को डोमिनेट करने के लिए भी, इवन टू बी स्पेसिफिक इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए। ठीक है। नंबर टू, एनआरकी को किस तरह से हैंडल करते हैं दोनों। इंटरनेशनल सिस्टम इज इनहेरेंटली एनार्किक अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ रियलिज्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। दोनों इस पे बात मानते हैं, सिमिलरिटीज में हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल सिस्टम में इनहेरेंट एनार्की है, दोनों एग्री करते हैं। Defensive realism contends that states navigate through anarchy by balancing their power through arms race or capacity building. An imbalance resulting from the state pursuing dominance is counterbalanced by the other states seeking to maintain status quo. However, offensive realism argues that states inherently desires dominance because they are power maximizing. इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल देता हूं आपको। पाकिस्तान जब न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ, मिलिट्री वीक थी, इकोनॉमी वीक थी, इंडिया की पावर ज्यादा थी। अब पावर इम्बैलेंस है, पावर इम्बैलेंस है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ये पावर को बैलेंस करने के लिए क्या किया? यूएस की कैम्प में चला गया, सेटो और सीटो ज्वाइन किया, जहां से हमें वेपन्स मिले, मिलिट्री इक्विपमेंट मिले, इकोनॉमिक एड मिली। यहां पे पावर हमने बैलेंस किया, वहां पे हमने पावर बैलेंस किया।
इसी तरह से 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या एक्सपेरिमेंट किए। इंडिया की फेवर में पावर चला गया, लेकिन हमने पावर को बैलेंस करने के लिए 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए। दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर स्टेट हो गई, पावर बैलेंस हो गया। तो डिफेंसिविज्म कहती है अगर एक स्टेट अपनी पावर इंक्रीज कर रही है तो उसको काउंटर बैलेंस किया जाता है बाय इंक्रीजिंग पावर, खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन ऑफेंसिविज्म कहती है कि नहीं, स्टेट्स जो हैं वो इनहेरेंटली पावर मैक्सिमाइजिंग होती है। वो कहती है उसका पावर ज्यादा हो, इंडिया विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज इस पावर ओवर पाकिस्तान। पावर मैक्सिमाइजिंग एक्टर्स होते हैं स्टेट्स, बैलेंसिंग एक्ट नहीं होते, बैलेंसिंग एक्टर नहीं है, पावर मैक्सिमाइजिंग एक्टर्स है। देन पर्पस ऑफ मिलिट्री, कि एक स्टेट अपने पास मिलिट्री क्यों रखती है, एक स्टेट अपने पास मिलिट्री क्यों रखती है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ मिलिट्री ऑफ पर्टिकुलर स्टेट अंडर डिफेंसिव रिजिम इज टू मेंटेन सिक्योरिटी बाय हैविंग द कैपेसिटी फॉर डिफेंडिंग अगेंस्ट एग्रेशन aggressor. In addition, defensive capability is superior over the offensive capability. जिसका एग्जांपल है कलेक्टिव कैपेबिलिटीज या कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब डिफेंसिविज्म कहती है कि स्टेट अपने पास मिलिट्री इसी वजह से रखती है कि वो खुद को डिफेंड कर सके, कोई उसके अगेंस्ट एग्रेस करे। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मिलिट्री रखी हुई है, ठीक है, इस वजह से ताकि इंडिया हम पे एग्रेस ना करे, अगर करता है तो हम खुद को डिफेंड कर सकें। और डिफेंसिविज्म कहती है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसका एग्जांपल है नेटो है। मीनवाइल ऑफेंसिविज्म ये कहती है कि जो प्राइमरी पर्पस होता है ना मिलिट्री का, वो होता है अपनी पावर को डिस्प्ले करना, जैसे यूएस करती है, अपनी मिलिट्री पावर को डिस्प्ले करती है। और अगर कोई कोई स्टेट थ्रेट करती है आपको, तो उस पर इन्वेड कर लो, जैसे यूएस ने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, इराक पे किया। और सबको लेसन चला जाए कि हमारे अगेंस्ट या हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज कोई नहीं करे। स्टेट्स जो है इन्वेड करती हैं, ठीक है, इन्वेड करती हैं अपनी मिलिट्री के थ्रू। स्टेट सर्वाइवल, द लास्ट इज स्टेट सर्वाइवल। दोनों इस पे क्या करती हैं, स्टेट्स आर ड्रिवन बाय द सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन थ्रू पावर एंड सिक्योरिटी। हमेशा स्टेट्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है, सेल्फ पावर के लिए काम करती है। डिफेंसिविज्म एंड ऑफेंसिविज्म इस पे दोनों एग्री करते हैं, लेकिन डिफेंसिविज्म कहते हैं स्टेट्स आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट मेंटेनिंग देयर सिक्योरिटी थ्रू डिफेंसिव measures, while offensive realistic think that states are interested in the conquest and that the best way to survive is demonstrate their power and prevent the other states from attaining similar level of power। यहाँ पे इंडो पैसिफिक पॉलिसी अप्लाई होती है आपकी। यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ना, एनएसएस 2022, ये इस लाइन पे बेस है पूरी। डिफेंसिविज्म कहती है बस अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है हमने, खुद को डिफेंड करने के लिए। लेकिन ऑफेंसिविज्म कहती है कि स्टेट जो है वो पावर के लिए काम करती है, पावर मैक्सिमाइजिंग। और कोई और स्टेट वो सिमिलर पावर अचीव ना करे उसके लिए काम करती है। जैसे यूएसए है, यूएसए क्या कहती है चाइना की पावर इंक्रीज हो गई है, जियो पॉलिटिकल राइवल है अब, चाइना की पावर को कर्टेल करना है, कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ द यूएसए। ये इस लाइन पे है बेस है पूरी, ऑफेंसिविज्म की लाइन पे पूरी कंटेनमेंट पॉलिसी इस लाइन पे बेस है। समझ आया, बताओ मुझे। ये थी आपकी न्यू रियलिज्म, उसकी एप्लीकेशन ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। न्यू रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म, उसकी एप्लीकेशन हमारा अफजल, अरसल, हरीम, मुजम्मिल, शफक, तुराब और सरा।
बताओ मुझे, समझ आई आपको? समझ आया आपको? बताओ जल्दी। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। इसी तरह से ये सेशन होगा। ये आज सेकेंड ओरिएंटेशन क्लास थी, लास्ट थी, ठीक है। कल से हमने फॉर्मली क्लास स्टार्ट कर देनी। कल हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म स्टार्ट करनी है। एंड इसके साथ एक और भी थ्योरी होगी, आइडियलिज्म होगी या क्रिटिकल थ्योरी होगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो सेशन लेना है, जी जी हरीम क्वेश्चन कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने अगर सेशन लेना है तो मैम साजिया से कांटेक्ट कर लेना, इवन मेरे से भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, अगर कोई इशू है, कोई परेशानी है। एवेल्यूशंस भी होंगी। आज ट्यूसडे है, कल और परसों की क्लास होगी, फिर एवेल्यूशंस वीकली असाइनमेंट दी जाएगी आपको। ये सेशन इस तरह से ही चलेगा। 4 वीक्स का होगा, फर्स्ट वीक इस कंप्लीट हो जाएगा, देन 3 वीक्स और करंट अफेयर्स भी साथ साथ इसके होंगे। तो एक्सक्यूज मी अगर सर। किसी ने, जी 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 जी। सर मैंने ये पूछना था आपसे कि जिस तरह अगर हमारा ऐसे आता है ना आईआर के कोई टॉपिक पे आ जाए, जैसे अगर यूएन पे ही हम्म आ जाए, तो उसमें भी हम हम्म। एक आर्ग्यूमेंट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से दे सकते हैं। जी दे सकते हैं। ओके सर। कल की क्लास सर की एक्सक्यूज मी। ओरिएंटेशन, जी 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 जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम्म जब हम शायद लाइक आई डोंट नो कि मैं आपका सेशन ज्वाइन कर सकूंगी या नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे पूछनी थी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से, हम्म कि जैसे हम्म हम पेपर को अपने को स्टार्ट करते हैं तो हम जो अपने हम्म आर्ग्यूमेंट्स होंगे और अपनी हेडिंग्स होंगी, क्या हम वो इस वे में लेके चलेंगे कि वो स्टार्ट से ही हम आईआर के उससे लाइक मतलब जैसे थेरी एप्लीकेशन वाली बात आती है, हम स्टार्ट से ही आर्ग्यूमेंट्स को इस तरह से बनाएंगे, या फिर जी हम जैसे करंट अफेयर्स में हम करते थे कि हम्म हमने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, हमने उसकी एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसके बाद उस टॉपिक पे जो थेरी लगती है वो लगाई, इस तरह से हम्म, भी हम कर सकते हैं, या फिर हम नेचुरल फ्लो में ही हमारी राइटिंग पैटर्न के अंदर मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो। जी। अलग से हेडिंग कोई भी नहीं बनेगी। आप इस इंट्रोडक्शन से ही आईआर का आपके लेंस से ही स्टार्ट करेंगे। अलग से कोई भी हेडिंग नहीं बनेगी। आपने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, इंट्रोडक्शन से ही। कोई अलग से उसकी हेडिंग नहीं होगी। सर इस हेडिंग तरह से अगर हेडिंग्स आपके हेडिंग्स पास हेडिंग्स हेडिंग्स आपकी जो है ना वो करंट अफेयर्स में होगी, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा, नीचे आप जो लिखा होगा वो पूरा आईआर के पर्सपेक्टिव से होगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। ओके सर, मतलब हेडिंग्स में हम थेरीज को नहीं शो करेंगे, नहीं, ये जनरल। आपने नहीं, थ्योरीज को शो नहीं करेंगे। आपने थ्योरीज जो है वो अंदर पैराग्राफ में देनी है। ओके सर। और सर अगर आपके पास आईआर का कोई पेपर Recording इस तरह stopped. हो तो वो जी आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। मैं कोई कॉपीज ही आजकल अवेलेशंस में चल रही हैं, बहुत सारी कॉपीज हैं, रोज ही होती है मेरे पास। कोई आईआर की डेली 10 से 12 असाइनमेंट्स होती हैं एवेल्यूशंस के लिए। ले ओके लेना सर। मेरे से, कोई इशू नहीं है। किसी और को कोई ओके सर। क्वेश्चन? सर और वो जो क्लास वाला क्वेश्चन था वो भी मैंने ही किया था। जी। कल की क्लास की ओरिएंटेशन तो हो गई ना, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। सर जो ये कल आज कमिंग क्लास होगी, अब इसके बाद जिसमें आप सोशल कंस्ट्रक्शन वाला नहीं, टॉपिक। उसकी ओरिएंटेशन नहीं है उसकी, बस ये लास्ट थी ओरिएंटेशन आज। तो जिस स्टूडेंट ने जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना है तो मैम साजिया से आप कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे ये चीजें, इतना सारा सिलेबस है, मैंने कवर करवाना है आपको। ये थ्योरीज भी हैं करंट अफेयर्स पे, ये सब चीजें मैंने कवर करवानी है आप लोगों को। प्लस में कंटेंट भी देना है मैंने आप लोगों को ये, और एवल्यूशंस भी हैं आप लोगों की। तो ये सर सब इस चीजें कोर्स होंगी। में हमारा सारा सिलेबस जी, कवर होगा जो लिखा हुआ है एफपीएससी पे। जो मैंने सामने आपके लिखा है ना ये सब कवर होगा, ठीक है। सर तो वो अगर हमारा फिर वो, क्योंकि ये यहाँ पे तो लिखा हुआ था क्रैश कोर्स, तो मुझे समझ नहीं आ रहा हम्म है क्या मतलब है क्रैश का।
लेकिन अब हम्म हमने पेपर देना है ये 2025 में, तो हम हम्म आप जो ये सारा पढ़ाएंगे इससे हमारा पेपर हो जाएगा, ये ना हो कि फिर कोई और चीज आ जाए उस सिलेबस में से जो छूट गई। नहीं नहीं, आपकी इससे हो जाएगी इंशाल्लाह। डोंट वरी, हो जाएगी। इवन कुछ टॉपिक्स जो है मैंने जनवरी के स्टार्ट में भी करवाने हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। वालेकुम अस्सलाम तहरीन। किसी और को कोई क्वेश्चन? आपका सिलेबस हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा, 1 and 2 हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 1 में एंड 4 2 में। 8 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, दैट्स इट। और सर एक लास्ट चीज के आप इस दफा के 2025 के आईआर पेपर के लिए, दोनों हम्म पेपर्स के लिए, दोनों नहीं सॉरी, आईआर पार्ट 2 के लिए हम्म जो पॉसिबल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, गेस क्या वो आप पेपर, गेस शेयर कर पेपर ना, सकते हैं? गेस पेपर ना, जी, सॉर्ट ऑफ गेस गेस पेपर। पेपर और द गेस टॉपिक्स व्हिच वी शुड कवर ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। गैस पेपर आपका बनता है, मैं बनाता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने ही बनाया था। गैस पेपर बनता है आपका, वो बनेगा आपका जनवरी के मिड में, अभी नहीं, क्योंकि अभी पेपर नहीं बना। जब पेपर बनेगा तो आइडिया हो जाता है। जनवरी के मिड में आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, फॉर जेंडर, फॉर आईआर, फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस IR 1 and 2, जनवरी के मिड में, अभी नहीं। ओके सर, अभी आप थैंक यू सो मच। अभी आपका पेपर नहीं बना, अभी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जनवरी की स्टार्टिंग में मैं पेपर बनाता हूँ मैं। CSS स्पेशल का भी मैंने दिया था, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स बच्चों ने पढ़ा नहीं। चुप करो, इसे इसे नहीं ओपन पूछते हैं कुछ चीजें, छोड़े। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? इस तरह से सेशन होगा आपका, कंटेंट मैं ही दूंगा, और जो 4 वीक्स होंगे, फर्स्ट वीक ये चल रहा है, रेगुलर क्लासेस इसी टाइम से होंगी, और इसके साथ एवेल्यूएशंस एंड ऑल दैट सब चीजें होंगी आप लोगों की, कंटेंट मैं ही दूंगा आपको। हाँ जी, थैंक यू।